वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह स्पेशल मॉक सेशन सीपीसी का पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 35। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम और बिहार जे इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। हम लोगों ने आपके इंटरव्यू को फॉर्मल और इनफॉर्मल पार्ट दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। इनफॉर्मल पार्ट में आपने एलएलबी में क्यों एडमिशन लिया, आप जज क्यों बनना चाहते, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे लोग इनफॉर्मल पार्ट को इग्नोर कर देते, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका कई बार इंटरव्यू इनफॉर्मल पार्ट में भी डिसाइड हो जाता है। फॉर्मल पार्ट से रेगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी। अब आईपीसी कहना तो उचित नहीं होगा, बीएनएस आप कह सकते हैं, बीएसए कह सकते हैं। कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, प्रोसीजरल, तमाम ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मल पार्ट से। सेकेंडली, हम लोगों के हिसाब से अगर आप हमारे पास मॉक के लिए आए, आप आंसर नहीं दे पा रहे और हम आपको आंसर नहीं बता रहे, आपको कह रहे हैं कि आप जाइए ये पढ़ लीजिए, तो हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि फिर ऐसे मॉक का कोई फायदा नहीं है कि गो एंड स्टडी। कम से कम एक इंस्टीट्यूशन को जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसका आंसर, बेहतर आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना चाहिए। तो हम लोग, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो हर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी, बेहतर आंसर बताते हैं। हम लोगों के पास प्रीवियस इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन है। अगर आप इन सबको कर लें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज मॉक का स्पेशल मॉक भी शुरू किया है, जैसे एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो गया, सीआरपीसी कंप्लीट हो गया, सीपीसी शायद आजकल में कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज ये, अगर मान लीजिए आप सीपीसी या सीआरपीसी रिवीजन के लिए बैठते हैं, मेंस में तो बच्चे लोग छोड़ देते कि एक ही क्वेश्चन आता है सीआरपीसी से, तो काफ़ी लंबा ये सब्जेक्ट है, काफ़ी समय लगता है। हम लोग 4-5 वीडियो में 2-2.5 घंटे में, कहने का मतलब कि 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी सीआरपीसी कंप्लीट हो गई शुरू से लेके अंत तक। 2.5-3 घंटे में आपकी सीपीसी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये जैसे सीआरपीसी का पार्ट 5 है, सीपीसी का भी पार्ट 5 है, 3 पार्ट में एविडेंस एक्ट को कवर कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट के भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो इन इंटरव्यूज को देखते हुए आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके जो आंसर बताया जा रहा है उस आंसर को भी नोट डाउन कर लेना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे अगर पॉसिबल है तो रिकॉर्ड भी करके देखिए कि आपने जो बोला उसमें कुछ मिस किया या सही बोला या नहीं बोला। इंटरव्यू में फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी इट मैटर्स हेवली। अगर आप इंटरव्यू के लिए यू नो द आंसर, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मेंस और इंटरव्यू दोनों अलग अलग होता है। मेंस के लिए आपके पास समय है, कुछ भूल गए तो आप रुक सकते हैं, आप रिकॉल करके लिख सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो काट के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आपके पास उसने समझने का टाइम नहीं होता, जो बोल दिया वो बोल दिया। अगर जवाब देने में आपको टाइम लग रहा है तो फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी काफ़ी अफेक्ट होती है उससे। तो इंटरव्यू की तैयारी कुछ अलग होती है, मेंस की तैयारी कुछ अलग होती है, दोनों तैयारियों को मिक्सअप नहीं कीजिए। तो आइए हम लोग यह वीडियो का ये पार्ट देखते हैं। यस सर। कोई इशू तो नहीं, अभी लंबा सफर है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह कर लिया था। अब नाउ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज सूट ऑफ सिविल नेचर? Section 9 of CP3. Yes, yes. Suit of civil nature. It states a court shall have jurisdiction to try all suits of a court can try all suits of civil nature except the suits of which cognizance is expressive impliedly barred. Unless. So आपसे पूछा गया सिविल नेचर और आपने सेक्शन पढ़ के सुना दिया स्टूडेंट के तौर पर। ये हाईकोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, क्या यह क्वेश्चन उनको अच्छा, ये आंसर उनको अच्छा लगेगा? आप तो सोच के निकलोगे कि सेक्शन 9 हमने बता दिया, हमने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ये नहीं था कि व्हाट इज सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविल नेचर। Suit of civil nature has not been defined, only some illustration has been cited. By virtue of explanation 1 and explanation 2, suit of civil nature is one which governs the private rights of the parties. Suit of religious nature, suit of political nature, it has been kept outside purview of the jurisdiction of civil, outside from the purview of the jurisdiction of the civil court. So, as per explanation 1, right to property or to an office is a suit of civil nature. As per explanation 2, now in a suit there may be two questions, one the incidental question and one main question. Even if there is incidental question and that is suit of civil nature and court requires for adjudication of suit of civil nature to go into the suit of religious nature or to go into the suit of political nature, court shall go into. So only two illustration, right to office or right to property. These two examples have been cited of the suit of civil nature. अब ये बताओ थोड़ी देर के लिए, नो डाउट एज ए स्टूडेंट आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया एंड गुड आंसर। तो आपकी तैयारी जहां तक है, मेरी ड्यूटी है कि थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल आपको ले जाने का। नहीं तो अगर मान लो कि आपकी जो तैयारी है उससे आगे नहीं लेके जाऊं मैं, तो फिर मेरा क्या रोल रहा? फिर तो है ही आपकी तैयारी। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हाँ, तो ये होता है और इससे हम लोगों को केयरफुल रहना। तो दिस इज ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, बहुत सारे। और फिर वो अगर इस तरह का आंसर दोगे कि सेक्शन 9 में है और वैसा, तो पहले तो यू हैव नॉट स्पेसिफाइड व्हाट इज द सूट ऑफ सिविल नेचर। एटलीस्ट से two types of suit of civil nature under explanation 1 has been cited. One is right to property or right to office. Explanation 2 ना भी कहो तो चलेगा, that is for men's purpose. So briefly speaking, suit of civil nature. Civil nature means private nature. Suit of civil nature consists of private rights of the parties. Right to property, private right. Right to office, private right. तो civil court has jurisdiction regarding suit of civil nature. It does not have jurisdiction to decide suit of public nature. अब now, what is the suit of public nature? Large number of masses are involved, maybe PIL,
हाँ अब 21 similar into the nature of PIL, can that be agitated into civil suit? नो सर अब इसमें आगे आप रिसर्च में जाओगे तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड होगा। जैसे बाबरी मस्जिद, अयोध्या मंदिर केस, इट वाज प्रीवियसली फाइल्ड एज ए suit of civil nature, so it may be helpful into further learning of the law, but for so far as interview purpose is concerned you keep it short। वहां एंटर करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू बोर्ड की भी सिचुएशनल कंपल्सन समझिए, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको थॉरोली और उस तरीके से वो पूछे, वो सिंपल बेसिक। और इसीलिए यू हैव नेवर हर्ड कि इंटरव्यू में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन में ही फंस जाता क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा है, समझा है नहीं। वो दिन गुजर गए जब लॉ को समझाया जाता था। अब तो प्रोफेसर मतलब पढ़ाने वाला भी रट के आता है। जब पढ़ाने वाला ही रट के आएगा तो पढ़ने वाला क्या करेगा, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है रट्टा। आई नेवर आस्क माई स्टूडेंट कि आप जाइए और रट्टा मारिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप समझ गए तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। एनीवे थोड़ा सा ये जो मेरा कमेंट है कि आप समझ गए तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये रेशियो डेसिडेंडी है या ओबिटर डिक्टा? ये क्या हो रहा है? ये जो मेरा कमेंट है कि रट्टा मत मारिए, समझिए, दिस इज रेशियो डेसिडेंडी। भूल गए दोनों, अभी जवाब दिया था। हु हैज रिप्लाइड डिफरेंस बिटवीन रेशियो डेसिडेंडी एंड ओबिटर डिक्टा? फॉरगेट। कई सारे मॉक में, पिछले मॉक में भी हमने बताया है ratio decidendi is reason for the decision and that is binding upon the subordinate court, otherwise comment is known as obiter dicta। dicta मतलब कुछ comment है, dictum है, obiter orbit से बाहर, मतलब anything which is extraneous to the facts of the case, obiter dicta may not be followed, but subordinate court are bound to follow ratio decidendi। तो जस्ट मजाक। अब नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडी? Sir, ratio descendant constitutes the reasons of the decision, and this ratio is binding on the subordinate court, on all the courts. Yes, obiter dicta, otherwise comment not on merit of the case। ये दूसरा आंसर। चलो मैं ज्यादा नहीं, आई हैव मेनी आंसर्स, तो जो शॉर्टेस्ट है अगले क्लास में मिलोगे तो मैं कुछ दूसरा आंसर दे दूंगा, वो भी वैसा ही रहेगा। नाउ सूट ऑफ सिविल नेचर, अब इसमें कौन सा बुक पढ़ते हैं सीपीसी के लिए? टेकवानी। हर कोई वही पढ़ता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ये सूट सिविल नेचर का और ये नहीं है, उनको एक बार गो थ्रू हो लेना। व्हाट इज रेस सब जुडिस? मैं 1 मिनट इसको जरा बोल दूं कि इसका मॉक, इनका मॉक नहीं, 1 सेकंड में। What is res sub judice? Sir, res means matter or litigation and sub judice means pending. So res sub judice means pending litigation. It prevents the courts of concurrent jurisdiction to simultaneously try
litigations. try or shall proceed with the Sir, proceed with word. Proceed with the two litigation between the same parties on the same facts. right. इनको टाइम जरा दे दो, मैं जस्ट 1 सेकेंड. तो अब नाउ pendency of a suit, pendency of a previously instituted suit, whether it precludes subsequent suit or not. Sir, res judice does not bar the institution of suit. It bars the trial of the subsequent instituted suit. Say 2 suits are pending. By applying principle of res sub judice, 1 suit is to be stayed. Yes, sir. तो कौन सा सूट स्टे किया जाएगा और कौन सा सूट चलेगा? सर, जो सूट प्रीवियसली जनरल रूल तो ये कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो चलेगा और सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड जो सूट है वो स्टे कर दिया जाएगा. मान लीजिए कि हस्बैंड रहता अमेरिका में और उसने कोई सूट अमेरिका में फाइल कर दिया. वाइफ रहती इंडिया में, वाइफ ने इंडिया में कोई सूट फाइल कर दिया. हस्बैंड ने पहले फाइल किया और वाइफ ने सब्सिक्वेंटली फाइल किया, तो इन दोनों में से कौन सा सूट चलेगा? सर, ये एक्सप्लेनेशन कहता है सेक्शन 10 का कि जो सूट पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट है उस पर रेस सब जुडिस नहीं अप्लाई करेगा. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. तो सूट मस्ट बी पेंडिंग before the competent court and it must be pending in any of the court within India. If previous suit is pending in foreign court, doctrine of res sub judice won't apply there. Matter must be between the same parties and it must be directly and substantially in issue. अब वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, वो बहुत ही लंबा और वन लाइनर उसका आंसर नहीं हो सकता. तो पार्टी सेम होना चाहिए. प्रीवियस सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोनों में सेम मैटर होना चाहिए और वही मैटर इशू में भी हो डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली नहीं है तो एटलीस्ट सब्सटेंशियली होना चाहिए. So this is about res sub judice. What is res judicata? Sir, res means matter and judicata means adjudicated. So res judicata would mean all matter already adjudicated. So this means that once a matter has been finally decided by a competent court, no one can open it in a further litigation. The same matter. The same yes. very matter cannot be reopened by the parties concerned in a subsequent suit. So res judicata bars trial, or what does it bar? Or it bars cognizance? So it bars the institution of the cognizance. res judicata. अंदाज पे जो मर्जी पढ़ो, सेक्शन 11 फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ. Try any suit. हाँ, तो इट बार्स द ट्रायल. और व्हाट इज बार्ड बाय सेक्शन 10? प्रोसीडिंग विद द सूट. प्रोसीडिंग सेक्शन 10, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल. ट्रायल जहां तक चल रहा है वहीं तक चलेगा. ना ही सेक्शन 10 बार करता है सब्सिक्वेंट सूट को
ना ही सेक्शन institution of suit is barred or that is not barred. It is not barred. हाँ, ना ही 10 में ना ही 11 में. अब उसके बाद पूछा जाता है there is section 12 barred to further suit. तो और barred to further suit इसके बहुत सारे प्रोविजन सीपीसी में कुछ इधर कुछ उधर दिया हुआ है. आई डोंट थिंक कि अभी तक नहीं पूछा गया है सेक्शन 12 से. व्हाट इज फॉरेन जजमेंट? So foreign judgment means a judgment is pronounced by a foreign court. करेक्ट, वेरी करेक्ट. Clause 6 है CPC पर. हाँ, और what is presumption of the foreign judgment? Sir, section 14 deals with presumption as to foreign judgment, that the court shall presume on the production of a certified copy of a foreign judgment that such judgment has been pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the face of it. But such presumption is a rebuttable presumption. Yes. वेरी करेक्ट. यहाँ पे 14 में जो मिस्टेक होता, पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट, कि वो जेन्युइन है. देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ फॉरेन जजमेंट. only limited presumption that foreign judgment was passed by a court of competent jurisdiction. That is the only limited. And section 13 tells you the ground under which foreign judgment may not be conclusive. The question is asked when foreign judgment is not conclusive. तो 13 के में आपको 6 ग्राउंड दिए हुए हैं. वो कौन कौन से 6 ग्राउंड है? Sir, पहला है कि the judgment has been passed by a court of incompetent jurisdiction. Such judgment has been the case was not decided on merits. It is it is based on an incorrect view of international law. It is opposed to the principles of natural justice, obtained by fraud, or founded upon breach of Indian law. एक चीज हम, हाँ ठीक है, ये सारा ठीक है. यहाँ तक प्रीवियस सेशन में कॉज ऑफ एक्शन पूछा था, आप बता नहीं पाए थे. टाइम भी ज्यादा हो गया था, वो सीपीसी का ज्यादा लंबा सेशन था. व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? The cause of action would be the foundation upon which the suit is instituted. Yes, very correct. Reason for taking the legal action. By simple word. Reason for taking the legal action. If plaintiff does not disclose cause of action, what will be the consequence? Sir, as per Order 7 Rule 11, it is liable to be rejected. Rejected or dismissed? Rejected, sir. Rejection of claim to the Yes. What is difference between rejection and dismissal? Rejection होता है उन्हीं grounds पे हो सकता है जो mentioned है under Rule 11 order. Rejection is on statutory grounds, and dismissal may be due to default of the plaintiff, or may be at final stage when court finds that there is no sufficient evidence and court refuses to pass a judgment in favor of the plaintiff. Dismissal may be dismissal in limine, or may be dismissal on merit, or may be dismissal in default. So there are various types of dismissals. One is dismissal in limine, and that is known as dismissed in limine.
means suit was dismissed without issuance of notice to the other party. One is dismissed in default. When plaintiff is absent, suit may be dismissed. And dismissal on merit. Court tried and heard the suit and ultimately dismissed. Rejection is only on technical ground. So these are the differences between rejection and dismissal. ये पूछा गया. ये टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन एक आधे ही पूछे जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट से क्वेश्चन की बहुत छाड़ आ गई. तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो एक आध ही पूछता है. उसके कॉज ऑफ एक्शन हो गया, डिसमिसल हो गया. इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट कहाँ फाइल होगा? सेक्शन 16 बात करते हैं, सेक्शन 16, 17 और 18 बात करते हैं. where the immovable property is situated. बस इतना ही. फ्रॉड से रिलेटेड कोई सूट है तो वो कहाँ फाइल होगा और उसका प्रोविजन क्या है? सेक्शन 19 सर. करेक्ट, वेरी करेक्ट. और कहाँ फाइल होगा? Sir, where the cause of action arose partly or in whole or partly, or where the defendant resides or carries on a business or works person for gain. हाँ. और so far as other suits कहाँ इंस्टीट्यूट होंगे? जहाँ डिफेंडेंट suit is to be instituted at the place where defendant reside or at the place where plaintiff resides? At the place where defendant resides. Right. Is not this violation of Article 14? The suit has to be filed at the place where defendant resides. Does not it discriminate plaintiff because he cannot file a suit where he resides? ये मजाकिया क्वेश्चन है लाइटर मोड का. जस्ट लीगल ह्यूमर के तौर पे हमने अदरवाइज कमेंट किया. द क्वेश्चन शुड बी, व्हाट इज द लॉजिक दैट सूट इज नॉट टू बी फाइल्ड वेयर प्लेंटिफ रिजाइड्स एंड इट इज टू बी फाइल्ड ओनली वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन द प्लेस वेयर कॉज ऑफ एक्शन हैज अरीजन? बिकॉज यस, अब अगर ये लॉ होता है कि जहाँ प्लेंटिफ रहता है वहां सूट फाइल होगा, तो प्लेंटिफ गया गोवा घूमना, वहां उससे किसी का पंगा हुआ तो आ गया हावड़ा और हावड़ा में सूट फाइल कर दिया. गोवा वाले बेचारे दौड़ते रहे हावड़ा. तो डेट वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट and also it is in the interest of the litigant कि litigation जितना short हो सके उतना ही बेहतर. तो अगर ये नियम बना दिया जाता है कि suit is to be filed where plaintiff resides, तो कहीं का आदमी कहीं सूट फाइल कर देता. तो what is under public policy? You are attacking somebody with litigation. And if you have genuine cause, let other party should have also reasonable opportunity to defend himself. तो छोटे मोटे इशू पे तो ऐसे ही सूट नहीं फाइल होगा. जस्ट फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग. हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया डीजीएस में कि व्हाई suit is to be filed at the place where defendant resides. Why it has not to be filed at the place where plaintiff resides? तो वहां पे आंसर दिया गया कि सीपीसी में यही प्रोविजन प्रोवाइड किया गया. इज इट द आंसर? वो रीजनिंग जानना चाह रहा है, उसको भी पता है, उसमें भी पता है कि सीपीसी में प्रोवाइड है. हाँ, क्यों है, रीजनिंग क्या है? हाँ. तो अब ऐसे अब रीजनिंग इज दिस,
आप एक्सप्लेन करके, तो ऐसे ही मजाक में सीपीसी में प्रोवाइड है। तो ऐसे ही मजाक में उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज ओनली डिफेंडेंट हैज बीन गिवन ए फेवर बिकॉज इट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड एट द प्लेस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स। बता रहा था मेरे से, मैंने उसे कहा था कि रिवाइज करो, और मैंने उसे कहा भी था कॉज ऑफ एक्शन और प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देख के जाना। तो एनीवे ही कुड नॉट बी सेलेक्टेड, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही वाज सेलेक्टेड। अब उसके बाद से सीपीसी में जो ट्रांसफर वगैरह से तो उतना नहीं पूछे जाते। What is issue? What is issue into civil litigation? The issues are upon on which the court has to issues are framed by the court, which are in dispute between the parties. When one fact is alleged by one party and disputed by other party, it becomes issue. इस सीपीसी में जो है कि उतना बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता। अब सीपीसी में अब सीधे जो काम की चीज़ें हैं, ऑर्डर 110 क्या है? The power of the court है to हाँ, try at the parties। अच्छा, डिक्री विदाउट जुरिस्डिक्शन क्या होगा? without jurisdiction. Nullity होगा सर। यस, वाइट नलिटी। अब नाउ there is a previous decision between the same parties on the same subject matter. A subsequent suit was filed on the same facts, stating that court previously passed the decree was not having jurisdiction. Whether second suit is maintainable or not maintainable. On such ground, Maintainable है सर। if it is proved that court which passed the decree had really no jurisdiction, तो plea of res judicata, can it be waived or not? Sir, res judicata के लिए the decision must be for competent court. For the validity of res judicata, Yes sir. a decree passed without jurisdiction, party preferred no appeal. Will that decree be executed or not? It can be executed sir. Answer is correct, because party had a chance to get the decree set aside by way of filing an appeal. Party decided not to prefer an appeal, thus making the decree absolute and final, and hence it is capable of execution. So far as res judicata, जो ये क्वेश्चन पूछा था, I just repeat. अच्छा, पूछ दिया, इसे करवा देते हैं। हायर जुडिशरी में ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो अब कभी कभी हो सकता है मिक्सअप
उधर का क्वेश्चन आई डू नॉट नो, मतलब ये दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। अब बिहार के हायर जुडिशरी का इंटरव्यू हुआ, मेंस का रिजल्ट निकल गया, बहुत सारे बच्चे लोग हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं हायर जुडिशरी में। तो देयर इज ए प्रीवियस judgment between the parties. A subsequent suit is filed stating that court which pronounced the previous judgment had no jurisdiction and hence the decree is nullity. Whether second suit is maintainable or not. This is the question. The whole issue involved is here whether plea of res judicata, a party who is not vigilant of its rights, so can he re-agitate that plea as and when he desires, or will that amount constructive res judicata? उनको जजमेंट चैलेंज करना चाहिए था अपील के द्वारा, उन्होंने अपील नहीं फाइल किया, उन्होंने एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया। तो उन्हें अपील करना चाहिए था, अपील नहीं फाइल किया, तो अब वो अपील भी नहीं फाइल कर सकते क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया। तो अब क्वेश्चन इज कि सब्सिक्वेंट सूट is barred because the previous decree has been absolute and has been final. So this the party would have, पार्टी जो जिसने सूट फाइल किया उस पार्टी को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि दिस कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन। उस पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि दिस कोर्ट हैड नो ज्यूरिसडिक्शन एंड अलाउड द कोर्ट टू पास ए डिक्री। तो अब इनका ये अब क्या, विल नॉट सेकेंड सूट इज हिट बाय प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा? यस सर। तो अब मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं और वन लाइनर आंसर देना। There is a previous judgment between the parties. A subsequent suit is filed on same facts, stating that court previously had no jurisdiction, and hence previous judgment cannot operate as res judicata. Whether subsequent suit is maintainable or not. Sir, the subsequent suit will not be maintainable, as it will be hit by the principle of constructive res judicata mentioned in the explanation for section 11. Into previous suit, there should have been an objection that this suit is not maintainable for the want of jurisdiction. Since the party did not take such objection, so that party cannot take that objection by bringing a subsequent suit. So it is hit by principle of res judicata. ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जब when you fully satisfy them, तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है, और एप्लीकेशन बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल। मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्या स्कोर आएगा, मतलब समझो कि मैक्सिमम स्कोर। अब व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट? The representative suit has been dealt under Rule 8 Order 1. Rule, yes, correct. The representative suit is a suit filed by or against one or more persons. कोर्ट के परमिशन की भी जरूरत होती या नहीं? होती है सर। करेक्ट।
What is pleading? The pleading as per Order 6 Rule 1 refers to plain or written statement. What is facta probanda? The facta probanda are those facts which are to be proved. Principal facts. And what is facta probantia? So facta probantia would mean the fact, refer to those facts by means of which they have to be proved. Facta probantia are those facts by which facta probanda is to be proved. कैसा भी कर सकते हैं? Yes, sir. लिख बात लो, वही है. लिख लो इसको, सिंपल है ये. नोट Yes, इट डाउन, नोट इट डाउन. Yes, sir. अब now so far as amendment of pleading, क्या ट्रायल कमेंस हो चुका उसके बाद हो सकता है या नहीं हो सकता? Sir, proviso to Rule 17 Order 6 कहता है कि जनरल तो यही है कि ट्रायल कमेंस होने से पहले होना चाहिए, लेकिन उसके एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट कौन सा केस है? सलेम एडवोकेट्स, बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या कहा गया? कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, This is only a procedural regularity, and court can to meet the ends of justice if there are reasonable and sufficient cause. Pleading can be amended even after commencement of the trial. yes sir. Next हम लोग इसमें after amendment, what is affidavit? एफिडेविट तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो पार्टीज उसको करती है कि नहीं बता पाएंगे सर ठीक से. अरे who is deponent? Affidavit नहीं बता पाओगे. A statement on oath of a party. हाँ यही था सर, यही बोलने वाले. हाँ लिख लो affidavit. A statement on oath. और इसको और बढ़िया से स्टेटमेंट ऑफ डेपोनेंट ऑन ओथ. हु इज डेपोनेंट? The person sir who declares that the facts. The person who swears on the person who makes a statement on oath is known as deponent. The person who deposes. The depose means a stating on oath, or a statement on oath. What is summon? Summon is a process that is issued by a court requiring the person to whom it is addressed to attend the court. Yes, very correct. What is set off? The set off would be reciprocal acquittal of debts between two persons. What is counterclaim? The counterclaim is a cause of action in favor of the defendant against the plaintiff. When is the first hearing? So first hearing is when the defendant appears. Defendant appears or pleadings are complete? Pleadings are complete, sir. Written statement भी आ जाए और कोर्ट में एग्जामिन द पार्टी इन पर्सन और नॉट. Yes, sir. एट फर्स्ट हियरिंग तो क्या प्रोविजन है? ऑर्डर 10 क्या कहता है? Order 10, हाँ सर वही होगा, वही है. वही होगा. आई डू नॉट नो, चेक इट.
Yes, sir. Examination of parties by court. At first hearing. फर्स्ट हियरिंग ये ध्यान रखना, when plaintiff files a suit, तो हियरिंग तो होगी नहीं, ये तो वन साइडेड हियरिंग हो गई। when plaintiff file the suit, डिफेंडेंट को सम्मन जाएगा, डिफेंडेंट आएगा, रिटन स्टेटमेंट देगा, तो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देगा तब हियरिंग होनी चाहिए, या डिफेंडेंट आ गया और डिफेंडेंट क्या इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ नॉलेज कि आया और बोलने लगा, तो फर्स्ट हियरिंग की दोनों पार्टी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। तो फर्स्ट हियरिंग इज नॉट ऑन द डे व्हेन द सूट इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। फर्स्ट हियरिंग इज नॉट द डे व्हेन समन इज इशूड। First hearing is the day when pleadings are complete and court hears both the parties. एक तरफा हियरिंग कोई हियरिंग होगी? No, sir. तो फर्स्ट हियरिंग always when the pleadings are complete. What is the consequence of non-appearance of plaintiff? रूल 9 कहता है, हाँ रूल 9 ऑर्डर 9 का कहता है। Rule 9 is for restoration, for setting aside dismissal in default order. Order 9, Rule 9. Rule 8 बात करता है consequence को। If plaintiff is absent, suit shall be dismissed in default. If defendant is absent, क्या होगा? ex parte decree होगी सर। Ex parte decree हो जाएगी और defendant shall be proceeded ex parte. Defendant shall proceed ex parte, ये wording यही है। हाँ, what is order 9 rule 7? Application for setting aside ex parte order. What is order 9 rule 13? Application for set asiding an ex parte decree on 2 grounds. Yes, That's 9:30. What is first stage in civil trial? What is first stage in the civil trial? First stage. Presentation of plea. Yes. And what is second stage? Issuance of summons. No. वो सब फर्स्ट में ही है, presentation of plaint and issuance of the summons. First stage. Second stage, filing of the written statement. ठीक है। And what is third stage? Hearing होगा सर, first hearing. Third stage is framing and settlement of issues and first hearing. First. Third stage is settlement and लिखो first stage presentation of plaint, Yes sir. second stage filing of WS written statement, Yes sir. third stage is framing and settlement of issues. मुझे आज भी याद है, मेरे प्रोफेसर ने जब मैं LLB कर रहा था तो मुझे बहुत डांट लगी थी। उन्होंने 3 स्टेज बताए, तो मैंने पूछा सर व्हाट इज फोर्थ स्टेज, तो बहुत बुरी तरह डांट लगी थी। आई स्टिल रिमेम्बर। तो फोर्थ स्टेज उस तरह से कुछ थर्ड स्टेज तक ही है। तो थर्ड स्टेज हो गया framing and settlement of issues, and this third stage is known as first day of hearing of the suit. Yes sir. अब नाउ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इंट्रीम ऑर्डर वगैरह से कमीशन वगैरह का ऑर्डर, कमीशन का ऑर्डर 26 में
लोकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह का आधा घंटा हो गया होगा। Yes, sir.